नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे। दोस्तों इन्वायरमेंट की क्लास में बात करेंगे एनसीईआरटी के पैटर्न पर, और ये क्लास नंबर 30 है। और आज का जो कंसेप्ट रहेगा जीवाश्म ईंधन से संबंधित रहेगा, जो आपके सिलेबस आपके चैप्टर में है। तो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यहाँ पे बात करने वाले हैं, विद कंसेप्ट जानेंगे, साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। तो जितने मेरे प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पहली बार विजिट कर रहे हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अंत में चेक करना है कि आज के जो सेशन है, आज की क्लास में आपका स्कोर क्या है। दोस्तों वे पदार्थ जो जलकर प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? कोयला, ज्वाला, या आपके ऊष्मदायक, या ईंधन। तो वे पदार्थ जो जलकर प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वह आपका देखिए टोटल हम कह सकते हैं वह ईंधन कहलाएगा। यानी वे पदार्थ जो जलकर प्रदान करें वह हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? ईंधन कहलाता है। दूसरा प्रश्न है मेरे सभी प्यारे मित्र, आई होप आप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, या बायोगैस। एक बार रिपीट। तो दोस्तों आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण जब प्राप्त होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे जल गैस कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, जो प्राकृतिक गैस होती है हमारी उसमें मुख्यतः मीथेन रहता है, ईथेन रहता है, प्रोपेन रहता है, या ब्यूटेन रहता है। आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आप लोग समझ रहे हैं, कार्बन की मात्रा दी गई हो, वनली कार्बन की मात्रा बढ़ती गई है, इनके नाम बढ़ते गए हैं। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है, आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है, आपका कमेंट सर्वोपरि है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः दोस्तों जो रहता है वह हमारा कौन सा रहता है? सभी लोग जानते हैं मीथेन की बात करेंगे, CH4 की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की कि नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है जल गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, या द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण दोस्तों क्या कहलाता है? वह आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। क्या कहलाएगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? आप लोग देखते होंगे LPG जो गैस सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें एक गंध होती है। अगर वो गैस आपका रिसाव होगा तो गंध करती है। तो वो गंध करने के लिए क्या मिलाया जाता है आपके? ठीक है, LPG गैस सिलेंडर में अमोनियम, हीलियम, मरकैप्टन, या ईथर। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। लाजवाब क्वेश्चन है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है, संभावित प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। और नोट्स PDF फाइल पाने के लिए टेलीग्राम में जरूर जुड़ें और इंस्टाग्राम में जायसवाल सर यानी अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो दोस्तों आपकी मरकैप्टन कहलाती है। वही हमें क्या है? गंध महसूस करती है, इससे हमें पता चलता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या आपका एथिलीन होता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो गोबर गैस में मुख्यतः दोस्तों क्या होता है? तो गोबर गैस में जो मुख्यतः होता है वह होता है आपका मीथेन की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं CH4 की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का सहयोग करने के लिए, अपने परिवार को लाइक शेयर करने के लिए। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO हो गया, नाइट्रोजन गैस प्लस इसमें नाइट्रोजन गैस का अगर मिश्रण कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? उस मिश्रण को, जो इस मिश्रण से बनेगा उसे कोल गैस कहते हैं, जल गैस कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, या प्राकृतिक गैस कहते हैं। अब आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका कमेंट तय करता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल सर, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का नमन करते हैं। जय हिंद दोस्तों। और राइट आंसर आपका हो जाएगा, वह कहलाती है प्रोड्यूसर गैस।
ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस ये दोनों मिलकर क्या है, प्रोड्यूसर गैस का निर्माण करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है। सभी लोग कमेंट करेंगे। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित, जी हाँ, जो बायोगैस संयंत्र में उसमें निष्कासित यानी निकलने वाली, निष्कासित यानी निकाल दिया गया, ठीक है, उनमें से कौन सी गैस इंजन के रूप में उपयोग में आती है। प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस, मीथेन गैस या एथेन गैस। अब आपका कमेंट यहाँ पे तय करता है कि कौन सी गैस है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं वह कोई और नहीं, आपका मीथेन गैस हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सभी प्यारे मित्र। और अंत में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की 25 क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या है। अगर आपका स्कोर दोस्तों 20+ है, बेहतरीन लाजवाब क्लास है। अगर 20 से कम आ रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनसीईआरटी की क्लास का, पर्यावरण का। टोटल 30 क्वेश्चन प्रत्येक सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक एक क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट को लिया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, ठीक है, वो टारगेट सिलेक्शन के साथ साथ टॉप रैंक हासिल करना भी है। यानी पूरी तैयारी, बिल्कुल 101% तैयारी चल रही है। तो एलपीजी का मुख्य घटक कौन होता है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आपका मीथेन हो गया, एथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया या पेंटेन हो गया। यहाँ पे पेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। तो आपका जो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। एलपीजी का मुख्य घटक सभी लोग जानते हैं, मुख्य घटक वह कोई और नहीं आपका ब्यूटेन होता है मेरे प्यारे मित्र, ठीक है। एलपीजी का मुख्य घटक आपका ब्यूटेन हो जाएगा। और बात करेंगे अगर 10th नंबर क्वेश्चन की, कि इनमें से किसी एक ईंधन का मान अधिकतम होता है। ऐसा ईंधन का नाम बताइए जो इनमें से एक ऐसा ईंधन है जिसका मान जो है अधिकतम होता होगा। हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। अब आपको यहाँ पे कमेंट के माध्यम से तय करना है। अगर आप दोस्तों ये जो 8 से लेके 10 तक की क्लास का, जी या कह सकते हैं 6, जी हाँ 6 क्लास से लेके आपका 10th क्लास तक का जो यह एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ लिया जाता है, वहाँ से 11 क्वेश्चन को कनेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि वहीं से प्रश्न पूछे जाना है। तो दोस्तों किसी एक ईंधन का मान अधिकतम होता है, वह कौन सा ईंधन है, वह कोई और नहीं दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, वह दोस्तों है प्राकृतिक गैस की बात करेंगे, सॉरी हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, किसी एक ईंधन का मान अधिकतम होता है, वह ईंधन हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करेंगे अगले प्रश्न की, कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। जी हाँ, ऐसा ईंधन का नाम दोस्तों बताइए मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भाई बहन, गृहिणी जिसका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। सभी लोग कमेंट करेंगे कि इनमें से कौन सा ईंधन है दोस्तों जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। वह क्या आपका हाइड्रोजन है, कोयला है, डीजल है या कैरोसिन है। तो सभी लोग जानते हैं जो हाइड्रोजन एक ऐसा दोस्तों ईंधन है जो न्यूनतम यानी होता है कम से कम की बात करेंगे, अफ्यू की बात करते हैं, अफ्यू की बात करते हैं दोस्तों। अफ्यू मतलब क्या होता है इंग्लिश में, अगर हम बात करें अंग्रेजी में, अफ्यू का मतलब होता है बहुत कम। तो वही प्रकार है, न्यूनतम यानी बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण आपका हाइड्रोजन फैलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की, कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है बायोमास, कोक कहलाता है, प्रणोदक कहलाता है, कोल गैस कहलाता है। तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन जो कहलाता है वह हमारा प्रणोदक होता है। और 8th क्लास के एनसीईआरटी बुक में यह क्वेश्चन का पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे अगले प्रश्न की, कि कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। हम बात करते हैं लिग्नानाइट की, पिट की बात करते हैं, विटामिन्स की बात करते हैं या एंथ्रासाइट की बात करते हैं। आप किसकी बात करते हैं? आपका जवाब क्या है यहाँ पे, आंसर क्या है आपका? आपका आंसर यहाँ पे शर्मान है, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और आपका जवाब आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, वह दोस्तों किस्म है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कार्बन की, ठीक है, ऐसी कोयले की किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। एंथ्रासाइट की बात करते हैं। लगभग दोस्तों यहाँ पे 70 से लेके 80% मेरे हिसाब से जिसमें कोयले की मात्रा जो होती है, यानी कि कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट कोयले में। अब दोस्तों बात करेंगे अगले प्रश्न की, कि किसी ईंधन जो है के अपस्फीतिरोधी गुण को दर्शाती है। तो किसी ईंधन के अपस्फीतिरोधी गुण दर्शाती है स्वर्ण संख्या के, प्राकृतिक संख्या के, ऑक्टेन के या मैक संख्या के। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, सहयोग करेंगे जायसवाल सर का, सहयोग करेंगे शिक्षा के चैनल को, क्योंकि पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है।
और किसी ईंधन के अपसविरोधी गुण को दर्शाती है दोस्तों, वह कौन सी गैस है? वह गैस आपकी दोस्तों वह कहलाती है ऑक्टेन संख्या। जी हाँ, किसी ईंधन के अपसविरोधी गुण कौन दर्शाती है? वह ऑक्टेन संख्या दर्शाती है। जितनी ऑक्टेन संख्या होगी वह उसका गुण अपसविरोधी जो गुण होता है वह दर्शाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है। आई होप, उम्मीद है सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य करते रहें। आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है और जायसवाल सर सभी का नम्रपूर्वक सभी मित्रों को जय हिंद करते हुए वेलकम करते हैं। और बात करेंगे अगले प्रश्न की कि भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भूरा कोयला आपने सुना होगा, काला कोयला, ठीक है, लेकिन भूरा कोयला भी होता है। कोयले की कई प्रकार की किस्म होती हैं, रंगें होती हैं। तो भूरा कोयला को पिट के नाम से जाना जाता है, लिग्नाइट के या बिटुमिनस के या एंथ्रासाइट के नाम से जाना जाता है। तो भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है, अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो भूरा कोयला दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपके फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यह राइट ऑप्शन हो जाएगा, लिग्नाइट की बात करेंगे। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है, तो यह लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? आपकी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो दोस्तों दहन पोषक की बात कर रहा है, ऐसी गैस जिसमें कौन सी एक है जो दहन पोषक के रूप में कार्य करती है, जो दहन पोषक गैस कहलाती है। आपकी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है या आपकी ऑक्सीजन है। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो दोस्तों दहन पोषक, तो सभी लोग जानते हैं दहन पोषक जो गैस है वह हमारी ऑक्सीजन है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है ईंधन तत्व नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें। जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेगा वह दोस्तों क्वेश्चन को ज़्यादा अटेंड कर पाएगा, सही आंसर करेगा, और जो सही आंसर करेगा वह सिलेक्शन सरोपर ही पाएगा। यानी 101% श्योर एंड प्योर का जो नारा है, जो टारगेट है, वो आप लोग जरूर अचीव करेंगे। अचीव के साथ साथ क्रॉस भी करेंगे, क्योंकि आप लोग ही असली हीरो हैं, आप लोग ही रियल हीरो हैं जो मेहनत करते हैं। और आप शिक्षक बनेंगे तो मुझे पता है मेरा देश जो है कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। दोस्तों सभी मित्रों को जय हिंद है। और बात करेंगे इस प्रश्न की कि इनमें से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है। देखिए कोयला आपने सुना होगा, पेट्रोलियम सुना होगा, ठीक है, आपने जल सुना होगा, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे ईंधन आपने नहीं सुना होगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन नहीं होगा। और बात करेंगे कि जीवाश्म ईंधन में कौन स्वस्थ ईंधन है। अब यहाँ पे आ गया, प्रश्न की वैरायटी बदल रही है, प्रश्न की किस्म बदल गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो कंपटीशन है वो भी कंपटीशन की किस्म, कंपटीशन की वैरायटी बदल गई है, तो हमारे क्वेश्चन भी बदलेंगे। तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन में कौन सा स्वस्थ ईंधन है? स्वस्थ यानी अच्छा ईंधन। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल की बात करेंगे। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है, ठीक है, उनमें से आपका जो स्वस्थ ईंधन कहलाता है वह हमारी प्राकृतिक गैस कहलाती है। जीवाश्म ईंधन जो जीव होते हैं, इनको जो जीव हो जाते हैं, दब जाते हैं, कई सालों जो दबे रहते हैं, इनसे जो हमें कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें तो उन्हीं से तो बनता है, ठीक है। तो दोस्तों जीवों से जो दबे रहते हैं उन्हीं जीवों से हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक स्वस्थ ईंधन हमारा प्राकृतिक गैस कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। आप लोग देखते होंगे जो अग्निशमन यंत्र होता है उसमें गैस एक प्रयुक्त की जाती है, यानी आग बुझाने के कार्य। तो आग बुझाने के कार्य में देखिए ऑक्सीजन तो सहायता करती है आग जलने के लिए, तो बुझाने यानी कि उसको मिटाने के लिए आपकी हीलियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो नहीं कर सकती, ऑक्सीजन डालेंगे तो आग और फैलेगी। तो अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों अग्निशमन में आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है। CO2 जो है दोस्तों वह यानी कि अग्नि को बुझाने का कार्य करती है। तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड सही ऑप्शन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के बाद 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। तो प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दर से इनमें से सर्वोत्तम ईंधन जो है आपका कौन सा होगा? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन हो जाएगा। तो प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दर से इनमें से सर्वोत्तम ईंधन जो होता है वह दोस्तों आपका हाइड्रोजन होता है। एक बार रिपीट करूंगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यू क्वेश्चन है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दर से सर्वोत्तम ईंधन जो होता है आपका हाइड्रोजन होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है, संभावित प्रश्न है प्रत्येक TT एग्जाम के लिए,
और टीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल के क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं, टॉप रैंक सीधा आप हासिल करेंगे। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि अगर हम JSI की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ZSI की स्थापना कब हुई है? 1952, 1984, 1916 या 1986 में हुई है। अब आपका कमेंट तय करता है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों वह जुलाई में 1916 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1916 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना यानी कि JSI की स्थापना हुई थी, 1 जुलाई 1916। आपका यहाँ पे दिनांक भी दिया गया है, 1 जुलाई 1916 को। अगला प्रश्न देखिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि WII देहरादून की स्थापना का उद्देश्य था। पहली बात तो ये कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कहाँ है, कहाँ की गई है? तो देहरादून। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII है और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? अब देखिए लेवल कैसे हाई हो जाता है क्वेश्चन पे, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी तक क्या पूछा जाता था कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है, तो आप बता देते हैं देहरादून में। अब इसी से क्वेश्चन अगर लेवल अप करना है, लेवल और थोड़ा कठिन करना है, तो क्या प्रश्न पूछ लिया गया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि WII देहरादून की स्थापना का उद्देश्य क्या था? यानी कि जब आप इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, या हमारे चैनल को डेली फॉलो करते हैं जो कंसेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे लाते हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों भारत में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए उद्देश्य किया गया कि वन्यजीव प्रबंधन में वन विभाग के अधिकारियों को और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए या नदी के संरक्षण के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII देहरादून की स्थापना का उद्देश्य यह था कि वन्यजीव प्रबंधन में वन विभाग के अधिकारियों का और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यह उद्देश्य किया गया था। अगला प्रश्न है, इसके बाद 2 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। ऊर्जा के दोस्तों नवीकरणीय स्रोत बताना है, सभी लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत केवल यूरेनियम होता है, जीवाश्म ईंधन और यूरेनियम दोनों होता है, कोयला और बायोमास होता है, या उपरोक्त सभी? देखिए दोस्तों ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वे कहलाते हैं जिनमें प्रदूषण की मात्रा ना के बराबर होती है। ठीक है, जिसमें प्रदूषण कम फैलाता है वह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, जैसे आपका पवन ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी कह नहीं सकते क्योंकि कोयला से सभी लोग जानते हैं प्रदूषण फैलता है, और जीवाश्म ईंधन से भी आपका जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय स्रोत में नहीं आएगा। तो ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत केवल हमारा यूरेनियम कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा प्यारे मित्रों? आपका यूरेनियम जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहलाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र सहयोग करते रहें, फीडबैक करते रहें। आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है दोस्तों, और आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है कि जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है, किसका बना होता है? कार्बन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, उपरोक्त सभी। तो जीवाश्म ईंधन यानी कि जीवों को जो दफन होता है, जीवों को जब कई सालों 100, 200, 400, 1000 साल पहले जो दफन हुआ था वही जो उसी को जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से क्या बना, किससे बना होता है जीवाश्म ईंधन? ठीक है, आपके कार्बन से बना होता है, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, या सभी से? आल की बात करेंगे तो जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो सभी लोग जानते हैं कार्बन से बना होता है। जी हाँ दोस्तों, किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। जिन्होंने कार्बन कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये परिवार शिक्षकों का परिवार है। यह परिवार आपको सिलेक्शन दिलवाएगा क्योंकि हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हर एक सिलेबस कंप्लीट करते हैं। जब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है मॉक क्वेश्चन आपका। यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, मिक क्वेश्चन आ गया, तो मिक नहीं, ये आपका मॉक क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों जो पन बिजली होती है, पन बिजली की श्रेणी में आती है। पन बिजली जो है किस श्रेणी में आती है? ऊर्जा के गैर अक्षय स्रोत में, ऊर्जा के अक्षय स्रोत में, जीवाश्म ईंधन में, या इनमें से कोई नहीं। तो पन बिजली जो होती है, जो यानी पानी से जो बिजली तैयार की जाती है, वह बिजली किस या पन बिजली को किस श्रेणी में आप रखेंगे? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और 4 में से एक चूज करना है। मॉक क्वेश्चन है
और जिनका सही आंसर होगा, प्रत्येक मेरे प्यारे मित्र, प्रत्येक भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का जायसवाल सर का रिप्लाई आता है। हर एक व्यक्ति का, हर एक भाई बहन का मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।